हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 स्टार्ट, जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। राइट, चैप्टर 3 जो है दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स, बिकॉज उन्होंने ऐसा टॉपिक पहले नहीं पढ़ा होगा। हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो डिस्कस किया था क्लास 9th में भी, लेकिन क्लास 10th का जो टॉपिक है उसमें आ जाता है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ग्राफिकल मेथड ऑफ द सॉल्यूशन, अलजेब्रिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें हम ये सब करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी इंट्रोडक्शन के साथ। आज इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करेंगे, क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएंगे और आपको समझ में भी नहीं आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो आता है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब क्या है, अगर आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिखते थे या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखते थे, एक लीनियर इक्वेशन, तो वो जनरल आपकी थी ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म की। राइट, ये पढ़ी है आपने क्लास 9th में, जिसमें आपने बोला था कि x का वेरिएबल a होगा, x का कोफिशिएंट a होगा, y का कोफिशिएंट b होगा और कांस्टेंट टर्म c होती है। राइट, ये है एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में। लेकिन यहाँ पे हमने डिस्कस करना है दो लीनियर इक्वेशंस, एक ये और दूसरी ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको हम a1 b1 और कांस्टेंट टर्म c1 लेंगे। सेकेंड इक्वेशन जो होगी उसमें आ जाएगा आपका a2 b2 एंड c2। राइट, तो ये यहाँ पे हम हमेशा इक्वेशंस को पेयर में काउंट करेंगे और पेयर में ही उनके कॉरेस्पॉन्डिंगली सोल्यूशन निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे x और y को नहीं मैंने चेंज किया, वेरिएबल आपके सेम रह रहे हैं। क्या चीज चेंज हो रही है, आपका कोफिशिएंट चेंज हो रहा है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए कोफिशिएंट है a1 b1 एंड c1 कांस्टेंट टर्म, सेकंड के लिए a2 b2 एंड c2। तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस आपकी आ जाती है ये दोनों। यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सारे रियल नंबर्स ही होंगी। राइट, और इनके लिए कंडीशन आती है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर आपका नॉन जीरो होना चाहिए और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर भी नॉन जीरो होना चाहिए। उसी तरह के आप यहाँ पे कोफिशिएंट्स कंसिडर करोगे। राइट, उसके बाद आता है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। जब हम बात करें ये x और y की वैल्यू, जब भी हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में आपने डिस्कस किया था, जब हम कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करते थे, ये आपकी x एक्सिस थी, ये आपकी y एक्सिस थी, यहाँ पे कोई भी पॉइंट था x, y, उसको भी हमने ऑर्डर्ड पेयर बोला था। सिमिलरली हेयर यहाँ पे भी जो आपका पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है, इनमें जो सोल्यूशन आएगा वो आपका x, y का फॉर्म का होगा और उसमें उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। वो भी एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म का होगा। राइट, क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल की अगर इक्वेशन होती है तो उसमें तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन होता है, क्योंकि एक वेरिएबल होता है। जहां पे दो वेरिएबल्स आ गए तो दो सॉल्यूशन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। राइट, फिर यहाँ पे यही है कि पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग ईच। अब सोल्यूशन का मतलब क्या है कि यही x और y की वैल्यू मेरी इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। तो मुझे अगर सोल्यूशन फाइंड करना है तो मुझे इस तरीके का सोल्यूशन फाइंड करना है, इस तरीके की x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, सच दैट कि वो जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास सेटिस्फाई करें दोनों इक्वेशंस को। राइट, तो सोल्यूशन वही होता है जो सेटिस्फाई करता है हमारी इक्वेशंस को। फिर आता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं ये डिपेंड करता है, इसके सॉल्यूशंस यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी इक्वेशंस आ जाएं जिनका कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। राइट, तो तीनों केसेस हमारे पास हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है इक्वेशंस का, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। अब हमने ये डिस्कस करना है कि ये किस कंडीशंस के लिए कौन से सॉल्यूशंस होंगे। राइट, नेक्स्ट आता है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आपको यहाँ पे आएगा कि आप सॉल्व करो इन इक्वेशंस को, अल्जेब्रिकली भी आपने सॉल्व करना है। ठीक है, अल्जेब्रिकली भी आपने सॉल्व करना है और ग्राफिकली भी आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना आएगा। अगर आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है इक्वेशंस को, तो उसमें आप कैसे चेक करोगे कि आपके पास यूनिक सोल्यूशन आ रहा है
या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, या फिर आपके पास नो सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये आपने कंडीशंस याद रखनी है। फर्स्ट कंडीशन आती है इफ द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अगर आपकी लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मैंने ग्राफ बनाया, मेरे पास ये दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब अगर एक ही पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। और उस केस में मेरी पेयर ऑफ इक्वेशंस जो होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब आप समझ सकते हो। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। सीधी सी बात है, ठीक। कंसिस्टेंट मतलब हैव सॉल्यूशन, राइट, और इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। तो इक्वेशंस को आप कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट भी बता सकते हो, ये भी आ सकता है एग्जाम में, या फिर ये आ सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी है, या नो सॉल्यूशन है। तो पहले आपने क्या चीज डिस्कस करनी है, देखनी है कि लाइंस जो है वो हमारी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट अगर कर रही हैं तो यूनिक सॉल्यूशन है, इक्वेशंस कंसिस्टेंट भी होंगी। अगर आपके पास लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं, कोइंसाइड का मतलब क्या है कि आपकी एक के ऊपर ही एक लाइन आ रही है, कोइंसाइड ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर ही बिल्कुल लाइन आ रही है, या फिर आपकी लाइंस पैरेलल आ रही है, ठीक। कोइंसाइड बोलो या पैरेलल बोलो, दोनों कंडीशंस में आपके पास क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, या फिर सारे के सारी पूरी की पूरी लाइन ही उसके ऊपर लाई कर रही है, तो उस केस में इक्वेशंस आपकी कंसिस्टेंट भी होंगी क्योंकि सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपकी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन का ग्राफ हो गया, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे आपका सॉल्यूशन होगा, हर एक पॉइंट पे। वो इंटरसेक्शन पॉइंट एक नहीं है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट इनफिनाइट है। जब इंटरसेक्शन पॉइंट एक था तो हमने बोला यूनिक सॉल्यूशन, जब इंटरसेक्शन पॉइंट इनफिनाइट है तो उस केस में इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, राइट। फिर आते हैं हमारे पास थर्ड केस, अगर नो सॉल्यूशन हो। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, ये तो सीधी सीधी बात हो गई। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, सॉरी। इस केस में पैरेलल वाला जो है वो केस आता है आपका थर्ड में। अगर कोइंसाइड कर रही हैं तो इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर पैरेलल आ रही हैं तो उस केस में आपके पास नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं है उस केस में, राइट। मैं रिपीट कर रही हूं, अगर आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट, सॉरी, अगर आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है 1, इंटरसेक्शन पॉइंट 1 आया, यूनिक आया, तो यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास सारी पूरी की पूरी लाइन ही आई, इनफिनाइट आए, तो इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर आपके पास लाइंस पैरेलल ही आ जाती हैं तो उस केस में आपके पास आ जाता है नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आई होप इस एक्सप्लेनेशन के बाद अब कभी भूलने वाले नहीं हो। फिर उसके बाद आता है corresponding to each solution of linear equation this there exists a point on the line representing the equation this and vice versa। वही है कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्ट कर रहा है पॉइंट x, y, सॉल्यूशन है किसी लाइन का, किसी इक्वेशन का, तो इसका मतलब वो जो पॉइंट होगा वो उस लाइन के ऊपर लाई करेगा ही करेगा, ठीक है। फिर आता है अनदर वे। एक तो ये ग्राफिकली आप चेक कर सकते हो ग्राफ ड्रॉ करके कि आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है। अनदर वे आता है आपके पास रेशियो फाइंड आउट करके। हमारे पास जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, राइट। यहाँ से a1, b1, c1, a2, b2, c2 की हम वैल्यूज को चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने रेशियो देखनी है। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, अगर ये दोनों की रेशियो ही इक्वल नहीं आई तो उस केस में आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। इक्वल नहीं आई, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो आपके पास कंसिस्टेंट तो होगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर a1 a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो आ रहा है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 c2, तो उस केस में आपके पास नो सॉल्यूशन होगा अगर वो c1 c2 के बराबर नहीं आती, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट होंगी इक्वेशंस। अगर आपके पास तीनों ही चीज इक्वल आ रही है, तीनों ही चीज इक्वल आ रही है, तो उस केस में इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे एंड कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो तीनों की तीनों बराबर हो या कुछ भी बराबर ना हो। अगर तो
एक्सट्रीम केसेस हैं। एक्सट्रीम केसेस यही होते हैं, या तो बिल्कुल ही हो, 100% हो, या 100% ना हो। अगर तो 100% है, 100% इक्वल आ रहा है, तो भी कंसिस्टेंट है और इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। अगर 100% आपका नॉट इक्वल आ रहा है, तो उस केस में भी सॉल्यूशन है और यूनिक सॉल्यूशन है। अगर बीच का रास्ता है, अगर 50-50 हो रहा है, हाफ इक्वल है हाफ इक्वल नहीं है, उस केस में आपके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, ये तो तरीका था इसको याद करने का। फिर आते हैं हमारे पास, अब वो थे, हमने अगर ग्राफिकली सॉल्व किया या फिर रेशियोज को देख के हमने बता दिया कि सॉल्यूशन की टाइप क्या है। अगर आपने इक्वेशंस को अब अल्जेब्रिकली सॉल्व करना है, अल्जेब्रिकली इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। फर्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड आता है एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड आता है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वैसे तो ये तीनों मेथड ही आपके पास पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई कुछ भी मेंशन नहीं है तो जो भी आपको मेथड इजी लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने लोअर क्लासेस में किया है, ठीक, अगर आपको याद होगा। मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं, 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और अनदर इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई। यहाँ से मैंने x और y की वैल्यू को सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, एक की वैल्यू, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 में से मैंने y की वैल्यू निकाली और यहाँ पे पुट कर दी। इक्वेशन फ्रॉम वन अगर मैं देखूं, मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 माइनस 2x। ठीक है, ये y की वैल्यू मैं यूज करूंगी अपनी सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई -3 माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ आ गया 3x माइनस 6 माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया -x माइनस 2 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ गई -2। मतलब यहाँ x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। एक इक्वेशन से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया, एक की वैल्यू आ गई, फिर जो ये वाली वैल्यू थी इसमें हमने इसको वापस पुट कर दिया, तो हमारे पास दूसरी की वैल्यू भी आ गई। ये मेथड था आपका सारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, ये आपने किया है पहले लोअर क्लासेस में भी। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट मेथड की अपनी, मेरे पास एलिमिनेशन मेथड है। अब सेम इक्वेशन में अगर मुझे एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है, x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है। अगर मुझे एलिमिनेशन मेथड निकालना है, आप कोई भी वेरिएबल पहले सॉल्व कर सकते हो। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपके वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए दोनों इक्वेशंस में। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फर्स्ट स्टेप इज टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल सेम। यहाँ पे मैंने देखा x के लिए तो मुझे सेम बनाना पड़ेगा, y मेरा ऑलरेडी सेम है, तो मैं इसको कुछ नहीं करूंगी, y तो सेम है ना, मैं पहले y के लिए सॉल्व कर लेती हूँ। फिर आपको क्या करना है, इक्वेशन को माइनस, अब y को सॉल्व करने के लिए मतलब y को एलिमिनेट करना है। फर्स्ट स्टेप इज टू एलिमिनेट वन वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए कंडीशन क्या होगी कि मैं उसका कोफिशिएंट क्या करूंगी, सेम। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑलरेडी सेम है। अब एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, कट कब होगा, जब इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगी। तो मैंने इन दोनों को कर दिया माइनस। जब आप माइनस करते हो, यहाँ भी प्लस का साइन था, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था, माइनस हो जाएगा। माइनस करने का मतलब यहाँ पे ये होगा कि आपके साइंस इंटरचेंज हो जाएंगे। अब 2x माइनस एक्स क्या आ गया, x, ये y और y क्या हो गया, कैंसिल, या -4 -5, ये क्या हो गया, -9 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 9। अब x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे अब x को एलिमिनेट करो, सेकेंड स्टेप इज टू एलिमिनेट x, सेम वैसी वेरिएबल सेम करके, ठीक। या फिर आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू यहाँ किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो और आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। मुझे लग रहा है कि आपको अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तीनों ही मेथड मैं एक साथ एक्सप्लेन करने वाली नहीं हूँ, हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थर्ड है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको ये वैल्यूज याद रख सकते हो तो आप रख लो, वेल एंड गुड है। अगर आपको ये क्रैम नहीं करना तो उसका मैं इजी वे भी आपको बताऊंगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा मोटिव यही रहता है हमेशा कि आपको इजी वे से सब चीजें समझ आ जाएं, कुछ भी क्रैम ना करना पड़े। तो आई होप you like my video. If you like, please share it with your friends. Thanks for watching.